आपको नजर आ रहे हैं। 4000 के भाव डीवीज के लिए बताए जा रहे हैं और सिप्ला के लिए 4 डिजिट के टारगेट्स आ रहे हैं। और देखिए हर्षदा अभी आपको हिंट दे रही थी कि दूसरी फार्मा कंपनियों ने भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। ग्लेनमार्क और इप्का की बात करेंगे और एक खबर भी है बायोकॉन की, वो भी हर्षदा से समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं बिग बुल राकेश झुनझुनवाला इस सेक्टर के ऊपर क्या व्यू रख रहे हैं। क्या शानदार बयान देखिए उन्होंने दिया है। वो कह रहे हैं भारत जो है वो दुनिया का फार्मा किंग बन रहा है और भारत में एफडीआई फ्लोज भी खूब आएंगे मैन्युफैक्चरिंग में, खास तौर पर फार्मा सेक्टर में। तो ये सेक्टर जो है वो बहुत ही दमदार प्रदर्शन दिखाएगा। और इस बार भी देखिए कोविड के दौर में इस सेक्टर ने सबसे ज्यादा पैसा आपको बनाकर दिया है। सुनिए राकेश झुनझुनवाला बिग बुल का वो बयान, उसके बाद हर्षदा से समझते हैं बायोकॉन की खबर और खास तौर पर ग्लेनमार्क और इप्का की खबर। Well, I think everything in India is going to be the theme of this decade. Because in manufacturing growth, services will grow naturally. I think we are going to become one of the pharma kings of the world. 40% of all medicines eaten in America are made by Indians, right? The manufacturing sector, you create ease of doing business in India. You have land available. You have now easy labor laws. You have India as a large market. You have 16% rate of tax. I don't know why investment will not come. Manufacturing, agriculture, the reform, some experts say in agriculture is equivalent to 91 of our industry, right? If these sectors grow, the service sectors will by itself grow. तो ये सेक्टर भारत का और बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। और आंकड़े देखिए राकेश झुनझुनवाला बिग बुल आपको बता रहे हैं, तो इस सेक्टर पर तो नजर होगी। हर्षदा ग्लेनमार्क इप्का कैसे नंबर्स आए? बढ़िया परफॉर्मेंस यहां पर भी है। सेकंड क्वार्टर इनके लिए दमदार साबित हुआ है। इप्का के नंबर्स पहले देख लेते हैं, जहां पर हमने देखा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होती हुई दिखाई दी है। करीब 40% के आसपास ये प्रॉफिट का आंकड़ा आया। टू बी प्रिसाइज, कंपनी ने 267 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है इस तिमाही में। रेवेन्यू ग्रोथ ठीक ठाक है, 6% तक की रेवेन्यू ग्रोथ, लेकिन इबिटा लेवल देखिए जो ऑपरेटिंग नंबर्स हैं उसमें भी इंप्रूवमेंट, 35% का उछाल इबिटा परफॉर्मेंस में देखने को मिला है। और वो प्रॉफिट का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर आएगा इप्का का, जहां पर हमने देखा 38% तक की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। ग्लेनमार्क के रेवेन्यू में करीब 5% का इजाफा आया है, 2952 करोड़ का आंकड़ा इन्होंने पेश किया। इबिटा लेवल ज्यादा बेहतर है, 22% तक की ग्रोथ। हालांकि प्रॉफिट पे थोड़ा सा दबाव है, लेकिन जो कोविड की ड्रग्स इन्होंने खासतौर से लॉन्च की थी उसका फायदा इनके हाथ लगा है इस तिमाही में। ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं। बायोकॉन भी आज खबरों में है हेमंत। दरअसल गोल्डमैन सैक्स ने इनकी जो एंटिटी है बायोकॉन बायोलॉजिक्स, उसमें निवेश किया है। करीब 1125 करोड़ तक का निवेश करती दिखाई दी है गोल्डमैन। और ये दरअसल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लेने वाले हैं, जिसकी वैल्यूएशन करीब 3.94 बिलियन के आसपास आकी गई है। तो ईदर वेज बड़ा फंड फ्लो बायोकॉन के बायोलॉजिक्स बिजनेस में भी आ रहा है। बिल्कुल, तो गोल्डमैन सैक्स का बायोकॉन के बायोलॉजिक्स में निवेश करना और उसका वैल्यूएशन 3.94 बिलियन हो जाना, ये बायोकॉन के लिए भी बढ़िया बात नजर आ रही है। तो सिप्ला डिवीज, ग्लेनमार्क, इप्का के अच्छे नतीजे और बायोकॉन की ये खबर। तो 5 स्टॉक्स तो देखिए फार्मा वाले आपके फोकस में आज रहने वाले हैं। और मयूरेश जोशी से पूछते हैं इसमें से आज चलेगा कौन सा सबसे ज्यादा बढ़िया, क्योंकि हो सकता है आज मयूरेश जी ऑल टाइम हाइज मार्केट लगाने के बाद थोड़ा सुस्ता है, तो फिर फार्मा स्टॉक्स अच्छे नंबर्स के दम पर चलना शुरू हो जाएं। आपको इन 4-5 में से कौन सा सबसे बेस्ट लगता है? मेरे ख्याल से हेमंत जी दीवीज लैब्स, क्योंकि जो इनकी केपेक्स है ये ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। बहुत नॉमिनल केपेक्स बाकी है इन टर्म्स ऑफ ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन जो ये कर रहे हैं। जैसे सुमित जी बता रहे हैं, इनका जो क्रैम्स का कारोबार है जोरदार तरीके से चल रहा है और बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी अच्छा खासा हो गया है इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपेंशन प्लान। सो आई थिंक इबिटा मार्जिन्स है, इस पे आई थिंक एक कंसिस्टेंसी रहना आई थिंक लाजमी है। दूसरा, इन टर्म्स ऑफ द फ्लोज दैट विल कम थ्रू, आई थिंक जो ग्लोबल आउटसोर्सर्स करेंगे, इनोवेटर्स को देते जाएंगे और जो उनका खुद का फॉर्मुलेशन बिजनेस भी है अलॉन्ग विद एपीआई, ये कैश फ्लोज को सपोर्ट करेगा। तो मेरे हिसाब से आई थिंक जोरदार तगड़े नंबर्स थे दीवीज लैब्स के, फॉलोड बाय सिप्ला, क्योंकि सिप्ला के पास जो इनहेलर का इनका जो सेगमेंट था एल्बिटरोल जो इन्होंने लॉन्च किया था, दे आर आल्सो हैविंग अ मल्टी कॉम्प्लेक्स लॉन्च दैट कैन बी एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। और ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ सेल्स दैट कैन कम, तो ये मिलियंस में सेल्स रिपोर्ट कर सकते हैं। कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग रहेंगे और इसके लिए आई थिंक मेरे हिसाब से आई थिंक विद इन द पैक इटसेल्फ
DVs is something that, in my opinion, can show strong momentum. हालांकि I think पूरा क्षेत्र I think बहुत जबरदस्त strong trajectory पे है. अच्छा, अभी हमने जितने भी स्टॉक्स की बात की, चाहे वो दिवीज लैब हो, चाहे वो सिप्ला हो, चाहे ग्लेनमार्क हो, चाहे बायोकॉन हो, चाहे इप्का हो, राजेश जी अगर आप इस पे चार्ट चेक चाहिए आपसे, सारे स्टॉक्स पे चर्चा हुई है. ये पूरा का पूरा स्पेस ना पूरे अक्टूबर में, स्पेशली 8 अक्टूबर के बाद एक रेस्ट मोड में था, बड़ा स्पाइक नहीं आया, रेस्ट मोड में चला गया. लेकिन अब नंबर्स देखिए आपकी राय, जितने स्टॉक्स डिस्कस हुए उसमें से अगर 2 लॉन्ग के लिए कंटेंडर है बहुत स्ट्रांगली, टेक्निकल्स पे और ऑप्शंस पे और फ्यूचर्स पे, वो कौन से होंगे जिनको प्ले करेंगे आप आज? देखिए, जिनका आपने जिक्र किया, सिप्ला और डिवीज, ये दोनों पिक हमने लास्ट वीक भी रेकमेंड किए थे और अभी भी मुझे लगता है उसके साथ कैडिला भी था. अभी भी मुझे लगता है वो सारे टारगेट जो पेंडिंग है वो सब इस हफ्ते में आने चाहिए. और डिवीज की अगर इन पर्टिकुलरली बात करें तो मुझे लगता है 3350 ये इसका टारगेट होना चाहिए. 3350 से लेके 3400. तो करंट लेवल है 3240. यहाँ से एक 200 रुपए का, 150-200 रुपए का उछाल डिवीज में बनता है. बहुत बढ़िया पैटर्न है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट. 3240 के आसपास का इसका क्लोज है. 3200 का स्टॉप लॉस रहेगा और कम से कम 200 रुपए का मूव डिवीज में मुझे दिखता है. सिप्ला की बात तो मुझे लगता है वीरेन हमने कई बार की और मुझे लगता है इनफैक्ट सिप्ला में बहुत सारे कॉल्स आते रहे 760-780 की रेंज में और अभी ये 790 के आसपास है. मुझे लगता है सिप्ला, इसका जो आप कह सकते हैं कि जो रिसेंट हाई था करीबन 825-820 के आसपास, एक बार के लिए सिप्ला तो वो रिटेस्ट करेगा ही करेगा, प्रोबेबली नया हाई लगा भी सकता है. सो एट ए लेवल ऑफ 793 मुझे लगता है बहुत बढ़िया कैंडिडेट है. अगर किसी को लॉन्ग करना है, अगर सुबह बाजार खुलने के बाद थोड़ा नीचे मिलता है, वो देखना पड़ेगा एंट्री कहाँ है. तो 790-93 पे तो क्लियर कट बाय है. 780 का स्टॉप लॉस, 825 का टारगेट. राइट, तो नजर रखिएगा इन दोनों स्टॉक्स पर. अच्छे नंबर्स इन दोनों ने पेश किए हैं, बल्कि चारों ने पेश किए हैं, और बायोकॉन की अच्छी खबर. तो ये 5 स्टॉक्स के अलावा और कौन से स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहेंगे, आइए आपको बताते हैं. टाटा कंज्यूमर अच्छे नंबर्स, तो लोगों ने कॉफी भी खूब पी है हर्षदा, और बर्गर भी खूब खाएं. वेस्टलाइफ डेवलपमेंट के नंबर्स और कमेंट्री तो क्या शानदार थी. जी हाँ, और थर्ड क्वार्टर और भी बेहतर होने वाला है, वेस्टलाइफ का मैनेजमेंट यही कह रहा है. तो चलिए वेस्टलाइफ के नंबर्स पर ही पहले नजर डाल लेते हैं. ईदर वेज दोनों कंपनियां जो एफएमसीजी बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनियां, उनका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा साबित हो रहा है. तो वेस्टलाइफ देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू में एक बहुत तगड़ा उछाल देखने को मिला है. 94 करोड़ के रेवेन्यूज इस सेकेंड क्वार्टर में करीब 209 करोड़ पर आए हैं. वहीं आप देखिएगा एबिटा लॉस जो है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया है, 10 करोड़ पर आ गया है, जहां पर पिछले क्वार्टर में 57 करोड़ के आसपास का था. लेकिन ऑपरेटिंग एबिटा सितंबर में ब्रेक इवन कंपनी ने कर चुकी है. ये कह रहे हैं कि देखिए इस समय डिलीवरी और ड्राइव थ्रू सेल्स दरअसल प्री कोविड लेवल्स पर आ गए हैं और कॉन्फिडेंस है कि ये जो एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ रिकवरी है वो बरकरार रहेगी. थर्ड क्वार्टर डाइनेंस के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि वहां पर बिजनेस खुल गया है. अब आइए टाटा कंज्यूमर पर, जहां पर हमने देखा है प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी खासी बढ़त, 257 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है. अनुमान था 217 करोड़ के आसपास ये नंबर रह जाएगा. रेवेन्यू भी उम्मीद से काफी बेहतर 2781 करोड़ पर, और मार्जिन में इंप्रूवमेंट करीब 1% का आता हुआ दिखाई दिया है. तो ये भी आंकड़ा अच्छा है. एबिटा बेसिस पर हमने देखा है यहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है. ओवरऑल दोनों कंपनियों के नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहे हैं. मेरा कंट्रीब्यूशन तो इस वीकेंड पे भी दोनों में रहा था. में रहा बिल्कुल दोनों में कंट्रीब्यूशन है. स्टारबक्स की कॉफी भी पी थी और मैकडॉनल्ड्स का बर्गर भी खाया था. आईटीसी के नंबर्स भी सरप्राइजिंगली अच्छे रहे. आईटीसी के नंबर्स आप कह सकते हैं इनलाइन रहे हैं हेमंत, क्योंकि एफएमसीजी बिजनेस में हमने देखा है एक इंप्रूवमेंट देखने को मिली है. और अगर आप सिर्फ कोर एफएमसीजी बिजनेस पर ध्यान देंगे तो 66% का उछाल इस तरह इसके एबिटा में देखने को मिला है. साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा सिगरेट वॉल्यूम्स डिक्लाइन हुए हैं और सिगरेट वॉल्यूम्स को देखकर बाजार में निराशा है. 8 से 10% सिगरेट वॉल्यूम्स में दबाव देखने को मिलेगा. यह अनुमान था, 12% का दबाव देखा गया है. बाकी नंबर्स में प्रॉफिटेबिलिटी करीब 19.5% कम होती हुई, रेवेन्यू 4% कम होता हुआ. नंबर्स इन लाइन, एफएमसीजी बिजनेस ने आउट परफॉर्म किया है. एफएमसीजी बिजनेस अगर आप देखें आउट परफॉर्म किया है. सुमित, आईटीसी की बात हुई यहाँ पे अगर आप देखें टाटा कंज्यूमर की बात हुई, और साथ ही साथ वेस्ट लाइफ में भी कोई आपके पास रिपोर्ट है क्या जिक्र किया गया है रिपोर्ट में? प्राइस टारगेट्स क्या दिए गए हैं? देखिए, मैं तीनों के रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, और मैं शुरुआत आईटीसी के साथ ही करता हूं. पहले आईटीसी केस में जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उन्होंने थम्स अप दिया है. सभी तरफ से बाय साइड पे रिपोर्ट आई हैं. पहले भी सीएलएसए इस पे पॉजिटिव था.
टारगेट्स हालांकि बहुत बड़े बड़े नहीं रखते, सबको पता है बहुत ज्यादा चलता नहीं है, लेकिन स्लो मूवर तो सबने टारगेट्स बड़े साइड पे दिए हैं। 235 का टारगेट CLSA, जेफरीज 265 का टारगेट, क्रेडिट स्विस 200 का। इनफैक्ट एक सेंट्रम की रिपोर्ट कुछ दिन पहले आई थी जिन्होंने 400 प्लस के भी टारगेट दिए थे बहुत बुलिश होने के बाद। लेकिन सबने एक बात साफ की है, पहला कि कंपनी का FMCG कारोबार में ग्रीन शूट्स दिखाई पड़ रहे हैं, वो शायद गोइंग फॉरवर्ड और मेंटेन होता हुआ दिखाई पड़े। दूसरा, EPS के जो अनुमान है वो 3 से लेकर 4% तक बढ़ाए गए हैं। सिगरेट वॉल्यूम का डिक्लाइन जरूर देखने को मिला है, वो शायद अगले क्वार्टर से अपटिक आता हुआ दिखाई पड़े। और कंपनी की डिविडेंड यील्ड 5% है और शायद कंपनी जो पे ऑफ कर रही है वो बेहतर साइड पर रहेगा। एक अनुमान मार्केट में था, स्पेशल डिविडेंड को लेकर खबरें चल रही थी, वो भले ही नहीं आया है, लेकिन फिर भी नंबर जो है वो बेहतर साइड पे, इस लिहाज से भी आप नजर रखें। दूसरी बात आपने की अब वेस्ट लाइफ की और टाटा कंज्यूमर की, कंट्रीब्यूशन मेरा भी है तो मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं दोनों में ही। लेकिन टाटा कंज्यूमर के केस में जो इनका जो बिजनेस है टी बिजनेस, वहां से एक बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस आई है। अगर आप इनके दोनों कारोबार को देखेंगे, जो टाटा केमिकल से रिसेंटली मिला है वो भी और अदरवाइज भी, तो इनके टी बिजनेस की तरफ से एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस आई है, इसीलिए आउट परफॉर्मेंस की साइड से रेटिंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। और अभी भी जो टारगेट्स हैं वो अपसाइड दिखाई पड़ रहे हैं। कॉस्ट एस्केलेट हुई, उसके बावजूद कंपनी ने बेहतर परफॉर्म किया, नंबर्स ठीक साइड पे दिए, फूड पोर्टफोलियो बेहतर परफॉर्म करता आ रहा है और शायद आगे भी यहां पे एक अच्छे नंबर वहां से आते हुए दिखाई पड़े। इसीलिए मेजरली ब्रोकरेज हाउसेस करीब 565, 570 इस तरह के टारगेट्स दे रहे हैं। तो यहां पर 555 रुपए के टारगेट क्रेडिट स्विस की तरफ से आ रहे हैं। आपने बात की वेस्ट लाइफ डेवलपर्स की तरफ से, यह सबसे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। 450 रुपए के CLSA की तरफ से टारगेट आ रहे हैं वेस्ट लाइफ डेवलपर्स को लेकर। 70% उनका बिजनेस प्री कोविड लेवल पर आ चुका है। और एक इंटरेस्टिंग चीज की जो डिलीवरी वाला बिजनेस है वो, और साथ साथ ड्राइव थ्रू और मैक डिलीवरी, ये दोनों इनके बहुत स्ट्रांग परफॉर्म कर रहे हैं। 265% की ग्रोथ वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी है, जो कि पिछले कुछ समय में नहीं देखने को मिली। उन्होंने ये बात साफ की, ये तो अब है जब इनका डाइन इन शुरू नहीं हुआ है। डाइन इन इस क्वार्टर से शुरू हुआ है तो उसका इंपैक्ट अगले क्वार्टर में दिखाई पड़ेगा। तो एक स्ट्रांग सेट ऑफ नंबर और उससे एक स्ट्रांग रिएक्शन देखने को मिला है। और सबसे बड़ी चीज, रेंटल भी रिड्यूस हुए हैं तो मार्जिन और बेहतर हो गए, इसीलिए यहां पर बड़े टारगेट 450 रुपए के। बहुत सही कहा आपने। तो ड्राइव इन फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।